बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इवैल्यूएशन का लास्ट लेक्चर अब करने लगे हैं। मेजरमेंट एंड मेजरमेंट स्केल्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ज़रूर इसमें से शॉर्ट या लॉन्ग में से ज़रूर ये क्वेश्चन बनने वाला है। इस स्लाइड्स में से इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कि साथ साथ याद करते जाएं और पढ़ते जाएं और समझते जाएं। मेजरमेंट स्केल्स जो हैं, ये स्केल्स 4 तरह के स्केल्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि मेजरमेंट है क्या। हम लोगों ने इवैल्यूएशन में पढ़ा कि मेजरमेंट वो चीज़ होती है जिसको हम कोई नंबर देते हैं। जब हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसको नंबर असाइन करते हैं तो वो मेजरमेंट कहलाती है। जैसे एक टेस्ट लिया, टेस्ट के हमने मार्क्स लगाए तो हम उसको मेजरमेंट कहेंगे। मेजरमेंट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। अब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर साइंस इन्वॉल्व है, जैसा कि रिसर्च, उसके अंदर कोई ऐसी मेथडोलॉजी, कोई ऐसा काम जिसके अंदर मेजरमेंट इन्वॉल्व है, उसको हम यहाँ पे मेजरमेंट कहेंगे और वहाँ पे हम मेजरमेंट स्केल्स को देखेंगे। Everything we do begins with the measurement of whatever it is we want to study. कोई भी चीज़ जब हम लेते हैं तो हम यकीनन उनकी मेजरमेंट करते हैं। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले, किसी चीज़ की स्टडी करने से पहले, सपोज़ हमें कोई चाहिए, भाई पाकिस्तान में कितनी पॉपुलेशन है, यकीनन हमें उसके लिए डाटा चाहिए होगा और फिर हम उस डाटा को काउंट करते हैं, कोई नंबर बताते हैं कि इतनी पॉपुलेशन है, इस स्कूल की तादाद कितनी है, इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, इन सब के लिए हम मेजरमेंट करते हैं। डेफिनेशन मेजरमेंट की ये है कि मेजरमेंट इज़ द असाइनमेंट ऑफ नंबर्स टू बी ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को नंबर असाइन करने को मेजरमेंट कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पे आप लोगों ने फोकस करना है कि पहला लफ्ज़ जो हमने पढ़ा था वो था साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब इधर जो हम मेजरमेंट स्केल्स पढ़ रहे हैं उनका रिसर्च के अंदर काम है। जो आम टेस्ट लिया जाता है, ये उस टेस्ट के मेजरमेंट की बात नहीं हो रही। ये वो रेटिंग स्केल्स हैं जो रिसर्च के अंदर यूज़ होते हैं। ये वो टूल्स हैं, ये वो स्केल्स हैं जो हम रिसर्च के अंदर यूज़ करते हैं, इसलिए इनका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ एग्जाम्पल लिखी हुई है मेजरमेंट की। व्हेन वी यूज़ अ पर्सनैलिटी टेस्ट सच एज द EPQ, Eysenck Personality Questionnaire, to be obtained a measure of extraversion, how outgoing someone is. यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर हमने एक क्वेश्चनर बनाना हो, अब ये इसमें कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जिसको शायद थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि उसको बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ। देखिए, जब एक रिसर्च पेपर या हम लोग रिसर्च करने लगते हैं तो उसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। जब हम रिसर्च मेथडोलॉजी में जाते हैं तो वहाँ पे जब हम सर्वे करते हैं या हम लोग अपना क्वेश्चनियर क्या होता है? एक पेपर होता है जिसके अंदर ना सवाल नामे होते हैं अलग अलग किस्म के, जो हमारी रिसर्च या हमारे टॉपिक या जो हमारा प्रॉब्लम होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जो हमने डाटा कलेक्ट करना होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने मिसाल दी हुई है आइजनिक पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर। उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चनर डिज़ाइन किया है जो कि किसी की पर्सनैलिटी को मेजर कर रहा है। पर्सनैलिटी यहाँ पे उन्होंने लफ्ज़ लिखा हुआ है एक्स्ट्रावर्जन। मीन्स जैसे कि 3 किस्म की, जैसे 2 तो बहुत वेल नोन है, हर कोई जानता है, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। कुछ लोग जो बिल्कुल एंटी सोशल होते हैं, अपनी ज़ात तक रहना पसंद करते हैं, वो इंट्रोवर्ट्स कहलाते हैं। जो बड़े सोशल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, तो उनको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। यहाँ पे भी वो उसी तरीके से कि अगर हमने किसी की पर्सनैलिटी का पता चलाना हो कि वो कितना एक्सट्रोवर्ट है, तो हम एक क्वेश्चनर डिज़ाइन करेंगे, आइजनेक पर्सनैलिटी क्वेश्चनर। उसमें हम सवाल पूछेंगे कि आपको कैसा महसूस होता है जब किसी के साथ आप बैठते हैं, आप वहाँ पे किस किस्म की बात करना है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो इस तरह के मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जिससे उस शख्स, जिसके जवाब देने से उस शख्स की पर्सनैलिटी का पता चलता है। हम रिसर्च में एक्चुअली यही काम कर रहे होते हैं। तो वी आर मेजरिंग दैट पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स बाय असाइनिंग अ नंबर, अ स्कोर ऑन द टेस्ट टू एन ऑब्जेक्ट, अ पर्सन। अब वो कह रहे हैं कि हम उसी पर्सनैलिटी
टेस्ट के अंदर जो हमने लिया है उसको करेक्टराइज करेंगे, हम उसको नंबर असाइन करेंगे हर चीज़। यानी वो अगर अच्छा महसूस करता है लोगों के अंदर बैठना, तो हम उसको एक स्कोर दे देंगे कि आपको कितना अच्छा लगता है। जैसे आप कह दें 1 2 3 4 5, या बहुत अच्छा, कम अच्छा, बिल्कुल अच्छा नहीं, बोर, इस तरह के क्वेश्चंस, ये नंबर्स असाइन किए जाते हैं। तो वो अगर वो कहेगा मुझे बहुत अच्छा लगता है या मुझे बहुत नहीं अच्छा लगता या मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो उससे पता चलेगा कि वो किस तरह की पर्सनैलिटी है। आई होप आपको इससे थोड़ा बहुत आइडिया दिया होगा। मज़ीद हम आगे इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी। बेसिकली मेजरमेंट स्केल 4 होते हैं: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। कितनी तरह के होते हैं? नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल और रेशो। इनके नेम्स भी बता रहे हैं कि इनके अंदर क्या काम होने जा रहा है। These all 4 type of scales are very important for this exam. The scales are distinguished on the relationships assumed to exist between objects having different scale values. The 4 scales types are ordered in that all later scales have all the properties of earlier scales plus additional properties. ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इनके जो स्केल्स की ये स्केल्स आपस में किस बिना पर डिस्टिंग्विश करते हैं, किस बिना पे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, वो है रिलेशनशिप इन चीज़ों की, कि किस चीज़ के अंदर, कौन से स्केल के अंदर कितनी कैटेगरी और कितनी वास्टनेस है, और जो आने वाला नया स्केल होगा उसके अंदर पीछे वाले की तमाम क्वालिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होंगी। यानी जो सबसे ऊपर स्केल है, जैसा कि नॉमिनल स्केल, वो सबसे सिंपलेस्ट स्केल होगा, और जो रेशो स्केल है, सबसे हाईएस्ट स्केल, वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। नॉमिनल स्केल, ये जो नॉमिनल है, आप इसको इस चीज़ से ज़ाहिर कर सकते हैं कि ये नॉमिनल स्केल नेम से ज़ाहिर कर रहा है। किसी चीज़ को नेम देना, टू असाइन अ नेम टू एनी ऑब्जेक्ट, इट इज़ द सिंपलेस्ट स्केल। किसी भी चीज़ को नाम दे देना या किसी भी चीज़ को नंबर दे देना, ये नॉमिनल स्केल है। जैसे ABC आप दे दें, कोई अल्फ़ाबेट असाइन कर दें, नेम दे दें, तो ये नेमिंग स्केल है। किसी भी चीज़ को आप नेम दे दें। Nominal scale not really a scale because it does not scale objects along any dimensions. It simply labels object. यानी कि आपने कोई चीज़ दे दिया, उसको बस जैसे ग्रुप A है, ग्रुप B, आपने क्लास ली, उसमें से बच्चों को अलग अलग कर दिया। आपने एक, अब जाहिर है आप उनके ऊपर जब रिसर्च करने जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, तो आप उनको कैसे कहेंगे कि वो वाला ग्रुप, वो वाला ग्रुप? आप यकीनन कहेंगे ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप 1, ग्रुप 2। तो ये नेम असाइन करना किसी भी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को, अपनी आसानी के लिए ये नॉमिनल स्केल होगा। ये चारों जो स्केल्स हैं, ये स्टैनले स्मिथ स्टीवन ने दिए थे, और यहाँ पे उन्होंने इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाया है। जैसे रिलीजियस एफिलिएशन, सपोज़ हम लोग किसी रिलीजियस एफिलिएशन के मुतल्लिक ना पता करने लगे हैं, तो हम लोग उनको कैटेगराइज कर रहे हैं। हमने सिर्फ नेम दिए हैं। मुस्लिम्स जितने भी हैं उनको हम 1 से डिनोट कर रहे हैं, प्रोटेस्टेंट्स जितने हैं वो 2 से शो हो रहे हैं, ज्यूइश 3 से शो हो रहे हैं, कैथोलिक 4 से, अदर्स 5 से। यहाँ ये 1 2 3 4 ये नहीं बता रहा कि अदर 5 हैं, कैथोलिक 4 हैं, ज्यूइश 3 हैं, नहीं, मुस्लिम 1 है, ये वो नहीं बता रहा है। ये बता रहा है कि जहाँ पे भी 1 लिखा हुआ होगा, इट शोज़, इट रिप्रेजेंट ऑल मुस्लिम्स। जहाँ पे 3 लिखा होगा, इट रिप्रेजेंट्स होल ज्यूइश सोसाइटी, या रिसर्च में जितने भी लोग ज्यूइश होंगे वो उनको 3 उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 के अलावा ABCD, अलिफ बे, जो भी आप चाहें इसको नंबर असाइन कर सकते हैं अपनी आसानी के मुताबिक। Categorical data are measured on nominal scales which merely assign labels to distinguish categories. यहाँ पे हम सिर्फ कैटेगरीज बनाते हैं नॉमिनल स्केल के अंदर, और सिर्फ नाम देते हैं। जैसे सपोज़ हमारी ये एक मिसाल है ना, दूसरी दे रही हूँ। जैसे जेंडर, हमने कह दिया भाई मेल फीमेल,
जैसे रिलीजन, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियन। जैसे ब्लड ग्रुप, जैसे AB, O, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं नॉमिनल स्केल की। अब नॉमिनल स्केल जो है, व्हाट अबाउट सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम अ साइकेट्रिक असेसमेंट। अब ये देखें कि हमने एक डिप्रेशन टेस्ट मालूम किया है अपने क्वेश्चनर के ज़रिए। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि हम जब रिसर्च करेंगे उसमें हम क्वेश्चनर्स बनाएंगे, हर कोई अपनी रिसर्च के मुताबिक बनाएगा। तो उसमें हमने जी अब पता करने जा रहे हैं कि पॉपुलेशन में डिप्रेशन किस तरह का है, किस हद तक है। तो एक साइकेट्रिस्ट जो है ना, उसने एक असेसमेंट टूल बनाया है। उसमें उसने कहा है कि जिसको बिल्कुल नहीं है उसने उसको नाम दे दिया है कि उसको 0 रखा है, जिसको थोड़ा होगा उसको 1, जिसको मॉडरेट होगा 2, जिसको सिवियर होगा उसको उसने 3 नंबर दे दिए हैं। अब हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं, ऑर्डिनल स्केल। इसमें ना सिर्फ कैटेगराइज किया जाएगा, ना सिर्फ नाम दिया जाएगा, बल्कि इसमें एक ऑर्डर भी होगा। जैसा कि नाम में लिखा हुआ है ऑर्डिनल स्केल, इसके अंदर बाकायदा ऑर्डर भी इसको किया जाएगा, कैटेगरीज, नेम्स एंड ऑर्डर। नंबर्स आर यूज टू प्लेस ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर, बट देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिफरेंसेस इंटरवल्स बिटवीन पॉइंट्स ऑन द स्केल। इसको क्लियर करते हैं। ऑर्डिनल स्केल नंबर बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है। जैसे क्लास में सपोज किसी की पोजीशन आई है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ऑर्डर है ना। लेकिन कितने नंबरों से फर्स्ट है, कितने नंबरों से सेकंड वाला सेकंड है, ये इंटरवल नहीं बता रहा। क्या बता रहा है? नेम बता रहा है, कैटेगरी बता रहा है, साथ में ऑर्डर बता रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और अच्छे तरीके से इसको समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल दूंगी। आप लोगों के पास एमफिल के रिसर्च पेपर्स आते होंगे अक्सर फिल करने के लिए। उनमें आपने देखा होगा सवाल के नीचे लिखा होता है एग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। ये जो क्वेश्चन बनाया जाता है इसको कहते हैं लिकर्ट स्केल। तो इस तरह के आपके पास कई लिकर्ट स्केल्स आए होंगे। अब ये बिल्कुल ऑर्डिनल स्केल है, यानी कि ऑर्डर दे रहे हैं, स्ट्रॉन्गली एग्री, अग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री या स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। क्या कर रहा है? एक ऑर्डर में आपकी इंफॉर्मेशन को ले रहा है। तो इसके अंदर इस चीज़ का नहीं पता चलता कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा या कम है, लेकिन हाँ यानी ये पता चल रहा है कि ऑर्डर क्या है। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्गली एग्री है, ऑर्डर क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये उस ऑर्डर को बताती है। इसमें यूजुअली साइन जो है इक्वल या नॉट इक्वल का यूज़ होता है। थर्ड स्केल, इंटरवल स्केल। अब जैसा कि हमने पहले स्लाइड में पढ़ा था कि हर आने वाले स्केल के अंदर पिछले स्केल की तमाम खुसूसियात मौजूद होंगी, प्लस उसकी अपनी भी एक प्रॉपर्टी होगी। और जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही वो स्केल कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो ये इंटरवल स्केल हमारा थर्ड स्केल है, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? ऑफ कोर्स नेम होगा, कैटेगरी होगी और ऑर्डर भी होगा। इसके साथ साथ इंटरवल भी होगा। अभी मैंने बात की कि फर्स्ट और सेकंड बच्चे में आने वाला डिफरेंस नहीं पता था ऑर्डर में, लेकिन इस इंटरवल स्केल में हम उस डिफरेंस को भी पढ़ेंगे कि कितना डिफरेंस है, कितना कोई चीज़ किसी से ग्रेटर है या लेस है। इसके अंदर इस स्केल के अंदर एक ख़ास वैल्यू होती है कि इसके अंदर ट्रू ज़ीरो प्रेजेंट नहीं होता है। ये बात ज़रूर याद रखनी है कि इंटरवल स्केल में ट्रू ज़ीरो नहीं होता है। अब ये क्या चीज़ हुई? ट्रू ज़ीरो लफ्ज़ बता रहा है कि कोई चीज़ जो ज़ीरो पे ज़ीरो ही हो जाए। मिसाल के तौर पे किसी की हाइट, अगर वो ज़ीरो है इसका मतलब वहाँ पे हाइट कुछ नहीं है। कोई चीज़ वेट है, वो ज़ीरो है, इसका मतलब वहाँ पे वो वेट कुछ नहीं है। यानी ऐसी चीज़ ट्रू ज़ीरो का मतलब वहाँ पे उसका कोई वजूद ही ना हो, वो एग्जिस्ट ही ना करे। तो इंटरवल स्केल में ट्रू ज़ीरो नहीं होता है। इसका मतलब जो चीज़ें इसमें ज़ीरो होती हैं वहाँ पे उनका वजूद है। कैसे? टेम्परेचर। मुझे बताएं, क्या ज़ीरो पे टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है।
माइनस में भी टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब जो यहाँ पे ज़ीरो है वो ट्रू ज़ीरो नहीं है। ट्रू ज़ीरो का जैसे मैंने बताया कि मतलब है कि बिल्कुल उस चीज़ का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाए, वो चीज़ ही ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो में भी होता है, इवन माइनस में भी होता है। अब हम इसको पढ़ते हैं। An interval scale is a scale on which equal intervals between objects represent equal differences. The interval differences are meaningful. ये differences की बात को बताता है कि कितना एक चीज़ का दूसरे के साथ difference है। कितनी गर्ल्स क्लास में बॉयज़ से ज़्यादा या कम हैं, कितने बॉयज़ गर्ल्स से ज़्यादा हैं इस क्लास के अंदर। बट वी कांट डिफेंड रेशो रिलेशनशिप्स, इसमें रेशो रिलेशनशिप्स नहीं फाइंड आउट की जा सकती। फॉरेनहाइट स्केल्स, इंटरवल रिलेशनशिप्स आर मीनिंगफुल। अभी जैसा कि बताया, अ 10 डिग्री डिफरेंस हैज़ द सेम मीनिंग एनीवेयर अलोंग द स्केल। जो 10 डिग्री का डिफरेंस है वो हर जगह पे सेम रहेगा। देखें, जब आपके पास एक स्केल, मिसाल के तौर पे आपके पास एक स्केल है या कोई इंच टेप है या कोई भी पैमाना है, कोई भी इस तरह का टूल है जिसके अंदर मिलीमीटर या स्केल्स या इंच टेप में कोई डिग्री दी हुई है। सपोज़ आप देखें कि जब आप 1 से शुरू करेंगे, 1 से लेकर 2 के बीच में जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं, आप उसको ज़रा गिनें वो कितनी हैं। फिर आप वो 1 से 2 तक नहीं, आप कहीं से भी शुरू कर लें, आप वो 11 से 12 तक गिनेंगे तब भी वो लाइन उतनी की उतनी ही होंगी। आप वो 60 से 61 तक जब चेक करेंगे, 60 to 61, तब भी आप देखेंगे उनके बीच का डिफरेंस सेम ही होगा, सेम लाइंस का डिफरेंस ही होगा। तो ये लाइन वो बता रही है कि अ 10 डिग्री डिफरेंस हैज़ द सेम मीनिंग एनीवेयर अलोंग द स्केल। फॉर एग्जाम्पल, द डिफरेंस बिटवीन 10 and 20 degree is the same as between 80 and 90 degree, but we can't say that 80 degree is twice as hot as 40 degree. वो कह रहा है कि जिस तरह 10 और 20 के बीच डिग्री का सेम डिफरेंस है, इसी तरीके से 80 और 90 के बीच में भी होगा। लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि 80 डिग्री जो है ये 40 का ट्वाइस है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें पता चलती हैं ट्रू ज़ीरो में। देयर इज़ नो ट्रू ज़ीरो, ओनली एन आर्बिट्ररी ज़ीरो। यहाँ पे एक आर्बिट्ररी ज़ीरो होता है, जैसे कि मैंने आप इन एग्जांपल्स की जगह पे जो मैंने एग्जांपल दी है टेम्परेचर की, उसको भी आराम से लिख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो ट्रू ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो के अंदर टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है इंटरवल स्केल के अंदर। इसलिए हम इंटरवल स्केल की यही पहचान है कि इंटरवल और रेशो में यही पहचान है, यही डिफरेंस है कि इंटरवल के अंदर ट्रू ज़ीरो प्रेजेंट नहीं होता और रेशो में ट्रू ज़ीरो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट स्केल है रेशो स्केल। रेशो स्केल हैव, पहली बात ही यही लिखी हुई है कि रेशो स्केल हैव अ ट्रू ज़ीरो पॉइंट। Ratios are meaningful. Physical scale of time, length and volume are ratio scales. जैसे कि लेंथ है, मैंने बताया कि अगर लेंथ ज़ीरो है तो इसका मतलब वहाँ कोई लेंथ नहीं है। वॉल्यूम अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब वहाँ कोई वॉल्यूम नहीं है। टाइम अगर ज़ीरो है तो मतलब टाइम नहीं है वहाँ पे, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। वी कैन से दैट 20 सेकेंड्स इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज 10 सेकेंड्स। जैसे कि अभी हमने बताया कि वहाँ पे ये चीज़ नहीं थी, इस ज़ीरो का नहीं था एग्जिस्टेंस टू ज़ीरो का, लेकिन यहाँ पे है, इसलिए वो चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। It isn't so straightforward. The underlying construct or variable being measured define the scale of measurement, not the numbers themselves. Statistical procedures use numbers without considering the underlying construct that are measured. Measurement is the foundation, but whether or not statistics can be interpreted depends on the research design issues. ये सारे उन स्केल्स की डिटेल है कि हम रिसर्च के अंदर किस तरीके से उनको मेजरिंग स्केल्स को लेते हैं। समटाइम्स हम सिर्फ नॉमिनल स्केल या ऑर्डिनल स्केल्स तक लेते हैं। बाज़ औक़ात हम जब स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो हम इंटरवल स्केल और रेशो स्केल्स की तरफ भी जाते हैं। रिसर्च के अंदर स्केल्स के अलावा कुछ चंद चीज़ें और होती हैं, जैसे वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इन सब चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है।
वेरिएबल्स क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जो चेंज नहीं हो रहे होते, जिनकी वैल्यू हर जगह पे सेम होती है। और वेरिएबल्स नाम से पता चल रहा है कि ये वेरी कर रहे होते हैं, फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। द नेम्स सिंपली देयर मीनिंग इन स्टैटिस्टिक्स इज दैट the name imply their meaning in statistics. Properties of objects that can take on different values are referred to as variables. हम different objects को variables कहते हैं। जब भी हम research करेंगे हम उनको variables कहेंगे। A constant is a number that does not change. उसमें जो constant होगा वो कभी भी change नहीं हो रहा होगा in a given situation, जबकि जो variable होगा वो vary करेगा। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं? इसको सिंपलेस्ट वे में आप ये समझें कि डिस्क्रीट वो हैं जिनमें पॉइंट नहीं होता, इशारिया नहीं होता, जिनकी फिक्स वैल्यू होती है। जैसे जेंडर मेल या फीमेल होगा, मैरिटल स्टेटस क्या होगा, मैरिड होगा, सिंगल होगा, रिलीजन कोई ना कोई एक होगा, या आप इनको नंबर भी देंगे तो आप 1, 2, 5, 10 देंगे। ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं, हैव रिलेटिवली स्मॉल सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़। इनके अंदर पॉसिबल वैल्यूज़ चंद ही होती हैं, इसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहते हैं। एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ पॉइंट्स में आती हैं, जैसे 2.5 यानी वो आगे एग्जिस्ट कर रहे हैं। सपोज़ किसी की एज जैसे 2.3 यानी 2 साल और 3 माह, तो ऐसी चीज़ जो पॉइंट्स में एग्जिस्ट करेगी हम उसको कंटिन्यू, नाम से भी कि आगे मतलब जा रही है, कंटिन्यूस वेरिएबल कहेंगे। और डिस्क्रीट वो होंगे जो स्मॉल सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ दे सकते होंगे, जैसे जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स होंगे। इसके बाद है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं। अब मैनिपुलेट क्या है, इसको समझने के लिए आप ये देखें कि सपोज़ आप रिसर्च कर रहे हैं जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये होता है कि 2 वेरिएबल्स लिए जाते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हम इसको इस मिसाल से समझेंगे कि आपने ये पता करना है कि जो जदीद टेक्नोलॉजी है, एडवांस इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है या एआई है, अगर इसको क्लास के अंदर पढ़ाया जाए इन चीज़ों को यूज़ करते हुए, इन टूल्स को यूज़ करते हुए, तो उसके क्या असरात निकलेंगे, ये आपकी रिसर्च है। ठीक है, तो आप जो टूल यूज़ कर रहे हैं, जो मेथड यूज़ कर रहे हैं एआई वगैरह को यूज़ करते हुए, ये आपका यानी ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो टेक्नोलॉजी है, जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं वो हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और उसके जो असरात निकलेंगे, बच्चों की आउटकम जो हमें पता चलेगा कि बच्चों ने इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा है या वो ट्रेडिशनल मेथड अच्छा था, जो वो आउटकम बताएंगे, जो उनके रिज़ल्ट्स बताएंगे, वो रिज़ल्ट्स डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। यानी उन रिज़ल्ट्स का इन्हसार किस पे था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर था, उस मेथड के ऊपर था। मेथड की वजह से वो रिज़ल्ट्स आए हैं, मेथड ना होता तो वो रिज़ल्ट्स ना आते। इट्स मीन मेथड इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द आउटकम्स और द रिज़ल्ट्स आर डिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप अब इस बात को समझ के, इस मिसाल को समझ के जब हम पढ़ते हैं इसको तो आपको समझ में आएगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर अंडर द कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंटर, यानी कि ये मैनिपुलेट करता है एक्सपेरिमेंटर खुद। सपोज टीचर खुद है जो ये करता है, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा? नॉट अंडर द एक्सपेरिमेंटर्स कंट्रोल, यूजुअली द आउटकम टू बी मेजर्ड। ये इस पे एक्सपेरिमेंटल का कंट्रोल नहीं है बच्चों के ऊपर, ये जो आउटकम है इसके ऊपर इनका कंट्रोल नहीं है टीचर के ऊपर, आउटकम के ऊपर कंट्रोल है बच्चों का और इस मेथड का। बच्चों ने कितना उससे लिया है, कितना करा है, इस आउटकम के ये डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके मेथड के ऊपर। उसको आप जितना अच्छा बना सकते हैं, कम या ज़्यादा, वो आपके कंट्रोल में, आपके हाथ में, लेकिन रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है। टिपिकली वी आर इंटरेस्टेड इन मेजर द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। वही बात दोबारा कि हम यूजुअली डिपेंडेंट वेरिएबल को चेक करते हैं
इफ़ेक्ट्स जानने के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के क्या असरात हुए हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। व्हाट आर द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स? एन एक्सपेरिमेंटर मेजर्स ब्लड प्रेशर response in male and female hypertensive subjects randomly assigned to two drug treatment conditions, standard medication A and improved medication B. अच्छा, ये लंबी मिसाल है, हम इसको मैं आपको सिंपल सी एक मिसाल दे देती हूँ कि आप उससे समझ लेंगे। आपने एक टैबलेट ली, ठीक है, आपने एक फीवर की टैबलेट ली, पैरासीटामोल या पैनाडोल। ये आपका जो पैनाडोल है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। आपने इसको किसी पेशेंट के ऊपर उसको दी है, प्रिस्क्राइब किया, उसको खिलाई है, ठीक है। आपने उसको जब खिलाई तो उसका फीवर उतर गया। अब फीवर का उतरना किस पर डिपेंड कर रहा है? टैबलेट पे। इसका मतलब जो आपने चीज़ जिसका आपने टेस्ट किया वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? पैनाडोल। और जिस चीज़ से उसके असरात आए, फीवर कम हुआ, फीवर ख़त्म हुआ, वो क्या था? वो था डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आई होप अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसमें मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये छोड़ दें, इम्पोर्टेंट नहीं है। जल्दी से इसका रिव्यू कर लेते हैं। इसमें जो है ये चारों जो स्केल्स हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल और रेशो। इनकी डेफिनेशन ज़रूर आनी चाहिए और साथ में एक आप एग्जांपल दे देंगे तो ये बहुत इनफ है। इसके बाद वेरिएबल और कांस्टेंट्स का पता होना चाहिए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का भी पता होना चाहिए। उसकी एक एक लाइन की बस डेफिनेशन है। थैंक यू सो मच।